हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज से आप सभी का यूपीएसआई लेखपाल हर वनडे एग्जाम के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा बैच को और पूरी जीएस कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसमें साथ साथ आपके जैसे ही कोई टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद उसके एमसीक्यू यानी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। पीडीएफ में आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। देखो, कोई चीज स्टार्ट होती है उसके पहले इतिहास के बारे में जानेंगे, तभी हम उसके भविष्य और प्रेजेंट टाइम के बारे में जान पाएंगे। 1857 क्रांति जो थी भारत की प्रथम क्रांति थी स्वतंत्रता आजादी के लिए। इसके इतिहास के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, इसके जो कारण थे, क्यों स्टार्ट हुई। उसके बाद हम बताएंगे इसके तात्कालिक कारण और उसके बाद बताएंगे इसके इम्पैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़े। 1857 क्रांति जो हुई एक वेलेजली द्वारा क्या आया, सहायक संधि। सहायक संधि किसके द्वारा है, वेलेजली द्वारा। ये राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं। वेलेजली द्वारा 1798 में ये राजनीतिक कारण है। कौन से राजनीतिक कारण, ठीक है, नैतिक कारण है, ठीक है। सहायक संधि वेलेजली द्वारा है। सहायक संधि देखो, वेलेजली ने क्या भारत की सभी राज्यों से सहायक संधि अब कर ली, ठीक है। सहायक संधि के तहत क्या हुआ कि जो राजा थे उनके यहाँ अपनी अंग्रेजी सेना लगाएंगे, ठीक है, अपनी अंग्रेजी सेना तैनात कर देंगे। जो अंग्रेजी सेना थी उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा, वहां के राजा उठाएंगे, उस राज्य के राजा उठाएंगे, ठीक है। और रहना खाना शिविर का जितना था वो राज्य के उठाएंगे। उसके तहत जो अंग्रेजी सेना थी, अगर कोई बाहर आक्रमण करा तो वो युद्ध में उनकी सहायता करेंगे राजा की, बस इतना ही था इस सहायक संधि के तहत। लेकिन अंग्रेजी सैनिकों का वेतन इतना ज्यादा था, उनका खर्चा इतना ज्यादा था कि राजा वहां मतलब कि उठा नहीं पाते थे और धीरे धीरे वो राज्य किसके अधीन हो जाता था, अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। एक ये क्या था, सहायक संधि। वहीं पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब आया, 1848 में एक नीति अपनाई, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, राज्य हड़प नीति। ये कब हुई, 1848। देखो डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से लेके 56 तक था, ठीक है, डलहौजी का टाइम पीरियड। उसी के दौरान इन्होंने एक राज्य हड़प नीति लाए। राज्य हड़प नीति में यह था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जैसे कि कोई राज्य है उसका जो उत्तराधिकारी नहीं है, तो कुछ समय बाद जैसे हुई उस शासक की मृत्यु हो जाएगी। शासक की मृत्यु के बाद वो राज्य किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। यही राज्य हड़प नीति था। उसके बाद देखो क्या होता है, 1857 क्रांति में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको सुना होगा, झांसी से कौन नेतृत्व करते, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी जो था, झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु बाद क्या होता है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को सारा साम्राज्य देना चाहती है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, बताया कि ये यहाँ पे एडॉप्ट पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र का कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोई वही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करना शुरुआत कर दी और यहीं से इसी के खिलाफ झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, अपना स्वयं को राज्याभिषेक कराकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। एक तो ये भी कारण, और दूसरा क्या था, नाना साहब जो थे, नाना साहब, ठीक है, जिसको दोनूपंत भी कहते हैं। नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इनको भी जो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद इनका सारा शासक अंग्रेजों के अधीन आ गया। और जो पेशवा थे नाना साहब को पेंशन बांध दी, ठीक, और इनको लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। वहां से जब वापस आए इनकी पेंशन भी बंद कर दी साहब की। तब ये भी एक कारण था, क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी थी, ये भी खोले हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने कानपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैं बताऊंगा आगे चल के कौन से राजा ने कहां से आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद एक और था जो सबसे महत्वपूर्ण था इस समय के दौरान,
1857 के दौरान जमींदारों और किसानों के द्वारा उनकी जमीन छीनना, जमींदारों तथा किसानों के द्वारा जमीन छीनना, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया कि कर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। जमींदार तथा किसानों से जमीन छीनना, ठीक है। इस समय क्या हुआ, 1848 में ही जमींदार एक केस बनाया, एक नया मूवमेंट कह सकते हैं। धीरे धीरे एक प्रक्रिया लाते रहे और पहले बताया था कि स्थायी बंदोबस्त इस तरीके कई सारे प्रक्रिया लाए जिससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा शोषण होता था। धीरे धीरे जमींदारों तथा किसानों से जमीन के छीनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब वो इतने ज्यादा कानून बना देते, इतने ज्यादा अधिकार दे देते, जमींदारों को अधिकार दे दिया, मालिकाना हक जमींदार किसानों से अत्यधिक कर लेते थे। लगान न पूरा करने पर किसान की धीरे धीरे जो जमीन थी वो हड़प लेते थे और वो इस तरह राज्य जो जमीन का हड़पना शुरुआत कर दिया अंग्रेजों ने। तो जमींदारों तथा किसानों से जमीन हड़प छीनना यह भी एक तत्कालीन कारण थे, ठीक है, उस समय के कारण थे। उसके बाद सतारा और नागपुर, जो सतारा था और नागपुर, अठारह में शाहजी की मृत्यु के बाद, किसकी बात, शाहजी की मृत्यु के बाद, ठीक है। 1848 में शाहजी की मृत्यु के बाद उस वहां का कोई शासक नहीं बचा, वो राज्य भी किसके अधीन आ गया, राज्यों का। कौन सी नीति की था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो राज्य किसके, सतारा और नागपुर भी किसके अधीन आ गया, तो ये भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। ये तो थे राजनीतिक कारण। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कौन थे, तो अंग्रेजों की व्यापार नीति, ठीक है, अंग्रेजों की व्यापार नीति, अंग्रेजों की व्यापार नीति। अंग्रेजों की व्यापार नीति की बात करें तो देखते हैं कि अंग्रेज जो थे, भारत के जितने भी लोग थे व्यापार करते थे, इसका कर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो बाहर बेच ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर वो लंदन ले जा रहे, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं व्यापार के लिए, तो कर ही इतना ज्यादा था कि इनकी सेल से ज्यादा कर पे करना पड़ता। धीरे धीरे उनके राज्य को, इनके सबको हड़प लिया और इनके व्यापार को भी बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोजगार की कमी आई। रोजगार की कमी क्यों आई, देखो, व्यापार और हड़पने की क्या हुआ, अंग्रेजों में औद्योगिक, उस समय अंग्रेजों में, यानी कि अंग्रेज में, ब्रिटिश एरिया में, यूरोप में कह सकते हैं, यूरोप में, पूरे यूरोप में औद्योगिकीकरण हो रहा था। औद्योगिकीकरण हो रहा था, मशीनों का विस्तार हुआ, वहां से जो सामान बन गया इतना सस्ता होता था कि यहाँ भारतीय कंपेयर में बहुत सस्ता होता था। या जब अत्यंत सस्ता बिकने लगे तो यहाँ के लोग नहीं हुए। देखो, सबसे बड़ा रीजन मैं अभी के इतिहास से समझा रहा हूं, अभी के समय से। जैसे आप चाइना का प्रोडक्ट लेते, इंडियन कंपेयर में देखा जाए चाइना का प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, इसीलिए लोग ले लेते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह वही नीति अपना रहा है, चाइना भी प्रेजेंट टाइम में वही नीति अपना रहा है, जिस तरह पहले भारत गुलाम हो चुका अंग्रेजों। इसीलिए समझदारी आप लोगों की है कि आप चाइना को सपोर्ट ना करें प्लीज, और भारत को सपोर्ट करें। इसी तरह ये जो अंग्रेजों की व्यापार नीति इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेज यूरोप से सारा सामान लाए, यहाँ अत्यंत सस्ते दामों में से भारत के व्यापार जो कारीगर थे इनका सारा का व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों की व्यापार नीति और ज्यादा बढ़ती गई। उसके बाद देखो, एक और था ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायी बंदोबस्त में थे क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया जाता है। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी। पिछली सीट में मैंने बताया, जो टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें मैंने बताया था, बंदोबस्त किसके द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया जाता है। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, इसमें जो जमीन का मालिकाना हक होता है किसको, जमींदारों को दे दिया जाता है। जमींदारों को दे दिया तो वो किसान से क्या कहते हैं, मन का मन, अपने मन का लगभग 70 से 80% तक टैक्स वसूलने लगे। अगर किसी किसान पास 100 किलो गेहूं पैदा करता तो 70 से 75% यानी 80% मान लो, 80% वो किसको देता था,
अपने टैक्स के रूप में, बचता है उसके पास कितना 20%। वहीं पे अगर कहीं फसल खराब हो गई, अगले साल बारिश ना हुई या कुछ भी हो गया, तो वो बेचारे खाएंगे क्या। इस तरह धीरे धीरे जब लगान सही तरीके से नहीं हो पाए, इसका उपयोग साहूकारों ने, जब किसी का फसल नहीं हो पाई, किसान ने क्या कहा, भाई अगले टाइम में साहूकार से टैक्स कर्जा लेके कर लेंगे। जब कर्जा लिया साहूकार, फिर भी नहीं फसल सही तरीके से, क्योंकि टैक्स ही इतना उनको पे करना पड़ता था, तो साहूकारों से जमीन हड़पना, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जमीन हड़पना, इस तरह की नीति अपनाई। ये तो थे कौन से, आर्थिक प्रभाव। अब देखते हैं धार्मिक इंपैक्ट। धार्मिक इंपैक्ट में बात करते हैं तो 1856 में ईसाइयों द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसके तहत क्या हुआ, जो व्यक्ति स्थायी है, धार्मिक प्रभाव, अठारह में ईसाइयों द्वारा ईसाइयों द्वारा कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि अगर जो व्यक्ति ईसाई है उसी को उसकी पैतृक जमीन दी जाएगी। कब बनाएगा, तो 1856 में बनाएगा। पैतृक जमीन का मतलब कि अगर पिता की जमीन है तो उसके बच्चे को तभी मिलेगी अगर वो ईसाई है। तो इस तरह धीरे धीरे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों का धर्म स्थानांतरण होने लगा। ये एक धार्मिक प्रभाव था। जब ये धार्मिक प्रभाव था, धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोग इससे ग्रसित हो गए, क्योंकि उनको अपनी पैतृक जमीन ही नहीं मिल पा रही थी। ये भी राज्य हड़प की धीरे धीरे चली जा रही थी। एक ये भी प्रभाव माना है। कब, 1856 में बना था, ईसाइयों द्वारा एक कानून लाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का उद्गम। अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का देखो क्या प्रभाव था। अंग्रेजी की लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड, अच्छा ये क्वेश्चन पूछे, अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले कहा जाता है, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था। अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले, लॉर्ड मैकाले कहा जाता है। इनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसी के तहत बनाया गया था ये। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाला भारत में को, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रभाव शुरू किया गया। राजन राम मोहन राय उस समय की धार्मिक सुधारों में से एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की। तो लेकिन यहाँ के जो भारतीय लोग थे, उनको लगता था कि ये हमें अंग्रेजी सिखा के धीरे धीरे हमको ईसाइयों की ओर ले चलेंगे। ठीक है, ये भी एक इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट था, ये भी एक प्रभाव था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ईसाई प्रचारकों द्वारा अपने, देखो मैं बता रहा हूं, ये तो अंग्रेजी शिक्षा का आपका प्रभाव समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखा जाए तो कुछ समय बाद ईसाई प्रचारकों द्वारा, जो ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के जो लोग थे, वो अपने धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते थे, और हमारे हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म थे, इनको क्षुद्र बताते। क्षुद्र मतलब कि इनकी अवहेलना करते थे, इनका कोई प्रभाव नहीं दिखते थे, ऐसा बताते थे। ठीक है, जब ऐसा बताते थे तो यहाँ ये भी एक कारण बताया गया, एक ये भी कारण बताया। उसके बाद 1856 में एक कानून बना, 1856 में एक समुद्री सैनिक कानून, समुद्री सैनिक कानून। ये क्या है, समुद्री सैनिक कानून। तो देखो, समुद्री सैनिक कानून में क्या हुआ, इन्होंने एक कानून पास किया कि जो भारतीय सेना है वो समुद्र पार करके भी युद्ध लड़ने जाएगी, समुद्र पार करके भी युद्ध लड़ने जाएगी। ये कब बना, 1856 में कानून बना। और क्रांति को 1857 में ही क्रांति हो रही। ठीक है, 18, तो भारतीय सेना इसके खिलाफ क्यों थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो समुद्र पार करें तो वो उनके धर्म के विरुद्ध है। क्या भारतीय, क्योंकि भारत में 7 समुद्र की पूजा की जाती है, भगवान राम ने भी पूजा किया था, इसलिए भारतीय लोगों को लगता था कि अगर समुद्र पार करके युद्ध करने जाएंगे भारतीय सेना तो वो उनके धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, ये थे धार्मिक कारण। ठीक है, अब बात करते हो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था।
आप सभी को पता होगा 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी, लेकिन क्यों हत्या की थी ये सबसे बड़ा कारण है। तो तत्कालीन कारण जो था उस समय का, जो तात्कालिक कारण था उस समय एक रॉयल इनफील्ड नहीं, एक राइफल आई थी, रॉयल फील्ड, ठीक है। उस राइफल में क्या होता था कि जो कारतूस भरी जाती थी उसमें चबा के, मतलब कि जो चमड़ी होती थी, चर्बी होती थी, उसको नोच के लगाया जाता, ठीक है। उस जो चमड़ी थी वो किसकी थी, जो चर्बी थी किसकी थी, गाय और सुअर के मांस की थी, खाल की थी। अब गाय और सुअर की खाल की थी, चर्बी थी, तो वो हिंदू और मुस्लिमों के लिए क्यों विरोधी था? क्योंकि जो सुअर है मुसलमानों के धर्म में बताया गया सुअर उनके पूजा के योग्य है, और वहीं पे हम लोग सबको पता है जो हिंदू हैं उसमें क्या है, गाय हमारी माता है, सबको पता है हम लोग गाय को अपनी माता के समान मानते। तो ये सब हमारे धर्म के विरुद्ध था, ये सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था। और जब ये चर्बी थी इसीलिए मंगल पांडे ने इसका, वो ब्राह्मण था तो अपने धर्म को बचाने के लिए इसका विरोध किया और जाके 29 मार्च को एक अंग्रेजी अधिकारी के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया? 29 मार्च को। अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हुई। जब उसकी मृत्यु हुई तो मंगल पांडे को बंधक बना दिया गया और उनको रख दिया गया, जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल को उनकी फांसी पर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया गया? 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है। किसको? मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी और फिर ये विद्रोह स्टार्ट अब होता है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को यह विद्रोह जो है देश स्तर में पूरे भारत में फैल जाता है धीरे धीरे। 1857 को बैरापुर छावनी के, मेरठ के बैरापुर छावनी से यह विद्रोह स्टार्ट होता है और पूरे देश में, संपूर्ण देश में धीरे धीरे ये विद्रोह का आग लगती है। और इसी के तहत 1858 में एक एक्ट आता है जिसमें मैं बताऊंगा कि कितना मजबूर हो जाते हैं अंग्रेज लोग उस एक्ट को प्रभावित करने के लिए। कब? 1857 से विद्रोह होता है। कानपुर से नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से आरा कुंवर सिंह जी, ये सब कैसे कैसे विद्रोह करते हैं हर जगह का एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो ये थे आपके तात्कालिक कारण और जो इसके पीछे के इतिहास के कारण थे। एक बार फिर से बता देता हूँ, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली 1798 में ये कर, उसके बाद राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेलेजली द्वारा, सॉरी डलहौजी द्वारा आया 1848 में। उसके बाद सतारा और नागपुर का कब? 1848 में शाहजी की मृत्यु के बाद। वहीं पे झांसी की रानी में मैंने बताया था दत्तपुत्र ना होने की वजह से झांसी की रानी ने राज्य पर अपना शासन किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में आई। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई इसलिए वो कानपुर से आए। अच्छा, इस समय जब इस युद्ध को हम इसे विश्व मतलब भारत के स्तर पे प्रसारित कर रहे थे तो इसका कमल और रोटी लेकर हम पूरे देश में इसको प्रचार कर रहे थे, कमल और रोटी। तो इसका जो एक प्रचार वाला सिस्टम कह सकते हैं। तो इसका था जब प्रचार की भारत में प्रचार की स्थिति थी, क्या थी? कमल और रोटी। प्रचार का निशान था कमल और रोटी, ठीक है। यह काफी बार पूछा जा चुका है। निशान सही है, प्रतीक कह सकते हैं, ठीक है। प्रचार किया निशान या प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 की प्रचार का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाए, जब 1857 क्रांति का हेडक्वार्टर कहां था?
तो हेडक्वार्टर कहाँ था? प्रयागराज। जो प्रेजेंट इलाहाबाद है उसी का प्रेजेंट टाइम में जो प्रयागराज वो हेडक्वार्टर था, तत्कालिक हेडक्वार्टर था। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक हेडक्वार्टर कौन था? मुख्यालय क्या था? प्रयागराज। ठीक है, 1857 की क्रांति का। तो ये इतने तो कारण थे, आपको मैंने बताया धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़े, किस तरह से स्थायी बंदोबस्त का प्रयोग करके पूरे भारत के राज्यों को हड़पना, किसानों की जमीन को हड़पना, किस तरह से किसानों पर आक्रमण किए, इस तरह कई सारे कारण थे, जिस कारण के तहत यह पूरा एक उग्र स्थिति में पूरे देश स्तर में युद्ध तैयार हो गया। और यह विद्रोह ही नहीं, भारत की आजादी का पहला, स्वतंत्रता आजादी का संग्राम का पहला केंद्र भी माना जाता है। इसी के यहाँ से अब लगभग 90 साल में हम पूरे आजाद हुए थे, 1947 में बजाय। देखो कितनी लंबी लड़ाई, लमसम 200 साल तक हमें गुलाम बना, उसके तक हम लोगों ने कितने मेहनत किया, पूरा का पूरा निचोड़ मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।